नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, किसी को नहीं है डरने की जरूरत। प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर बोले राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कहा, आतंकी खतरे की वजह से जारी की गई एडवाइजरी। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को किया ढेर। AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों के लिए 2 दिन की सांसद कार्यशाला का किया शुभारंभ। कहा, पारिवारिक विरासत से नहीं, विचारधारा से यहां तक पहुंची है बीजेपी। सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, पूरे कार्यकाल के दौरान सुने कार्यकर्ताओं की बात। समापन सत्र को प्रधानमंत्री कल करेंगे संबोधित। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार और संस्थाएं मिलकर करें काम। दिल्ली में आउटलुक पोषण अवार्ड के मौके पर बोले उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। पोषण के क्षेत्र में जन जागरण के अलावा बेहतर शोध और पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने की कही बात। मुंबई और आसपास के उपनगरीय इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 24 घंटे के लिए जारी किया रेड अलर्ट। सोमवार तक भारी बारिश की चेतावनी। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि कश्मीर में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल का कहना है कि आतंकी खतरे की वजह से एडवाइजरी जारी की गई थी। It's normal. Only rumor mongering is going on. It's a very routine thing here. If you sneeze at Lal Chowk, it becomes a explosion when it comes here. So unnecessary panic is being created by some vested interests and especially some political parties. Otherwise there is nothing new. Could have done without also, but yes, it was our responsibility to see the safety of the yatris and tourists, because GOC has shown the weapons, ID, and lot of terrorists are sitting across the line to cross here, and most of them are fidayeen. If something happens, that would have the repercussions inside the country all over. So we wanted to avoid that. और इससे पहले जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को जारी परामर्श सिर्फ एक सुरक्षा उपाय है। एडवाइजरी को अन्य मुद्दों के साथ जोड़कर बेवजह का डर पैदा करना सही नहीं है। प्रतिनिधिमंडल में PDP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के प्रमुख शाह फैजल और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन और इमरान रजा अंसारी भी शामिल थे। और इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सोमवार को जब संसद की कार्यवाही शुरू हो तो केंद्र को सदन में इस बात का जवाब देना होगा कि ऐसा क्या हो गया कि अमरनाथ समेत अन्य धार्मिक यात्राएं रोकी जा रही हैं। पार्लियामेंट से हम सुनना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बयान कहाँ से आए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसला करे, लेकिन मेरे मेंबरों ने पहले भी इस इशू को एक कॉलिंग अटेंशन मोशन के तहत जो है वहाँ पे उभारा है। मैं इनसे अब गुजारिश करूँगा कि दोबारा मंडे को नोटिस दे के, खासकर कल का जो ऑर्डर है इस सिलसिले में, वहाँ पे दोबारा इस इशू को जो है पार्लियामेंट के सामने लाया जाए। और इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को घाटी में रहने की अवधि में कटौती करने की सलाह दी है।
सरकार ने पर्यटकों अमरनाथ यात्रियों को सलाह दी है कि वो जल्द से जल्द घाटी से लौटने के लिए जरूरी कदम उठाएं। राज्य के गृह विभाग ने आतंकी हमलों की आशंका के मद्देनजर ये एडवाइजरी जारी की है। प्रमुख सचिव ने इस एडवाइजरी में कहा है कि पर्यटक और अमरनाथ यात्री जितना जल्द हो सके घाटी से लौट जाएं। इसमें यह भी कहा गया है कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के मद्देनजर ताज़ा खुफिया सूचनाओं और घाटी के हालातों के मद्देनजर ये सलाह दी जाती है कि अमरनाथ यात्री और पर्यटक जल्द से जल्द घाटी से लौट जाएं। और इस बीच पाकिस्तानी सेना की ओर से शह प्राप्त आतंकवादियों द्वारा अमरनाथ यात्रा में बाधा डालने के प्रयासों को विफल कर दिया गया है। सेना ने कहा है कि बालटाल और पहलगाम यात्रा मार्ग पर भारी मात्रा में पाकिस्तान निर्मित हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना के बारूदी सुरंग और स्निफर राइफल भी बरामद की गई है और इन बारूदी सुरंगों पर पाकिस्तानी फैक्ट्री के निशान हैं, जिससे ये साफ होता है कि पाकिस्तान और उसकी सेना कश्मीर में आतंकवाद में संलिप्त है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा वजहों से अमरनाथ यात्रा के बाद अब किश्तवाड़ जिले में होने वाली दुर्गा देवी की मचैल माता यात्रा स्थगित कर दी गई है। ये जानकारी किश्तवाड़ जिला आयुक्त अंग्रेज सिंह राणा ने दी है। प्रशासन ने कहा है कि लोग यात्रा की शुरुआत ना करें और जो लोग यात्रा शुरू कर चुके हैं वो वापस लौट जाएं। मचैल माता यात्रा 25 जुलाई से 5 सितंबर के बीच तय है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर कहा है कि कश्मीर में जो हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। इस वक्त घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि एडवाइजरी के बाद लोगों के मन में संशय का माहौल है। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नर हो, किसी ने ये एडवाइजरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये एडवाइजरी कभी नहीं गई कि टूरिस्ट वापस आए और यात्रा को कर्टेल करके कम करके वापस अपने अपने राज्यों में आए। तो कल रात की इस एडवाइजरी के बाद अगर आपने सोशल मीडिया देखा होगा कश्मीर का, मैं सुबह से देख रहा था, रात से ही देख रहा था, और कुछ टेलीविजन ने एक दो ने छुटपुट दिखाया, सब ने नहीं दिखाया। हजारों लोग जो टूरिस्ट हैं बस स्टैंडों पे हैं, एयरपोर्ट्स पे हैं। सैकड़ों लोग जो यात्रा करने वाले हैं वो भी बस स्टैंडों पर हैं और कुछ ट्रेन में बानहाल जा रहे हैं, वहां से गाड़ियां पकड़ रहे हैं वापस आने की। और इस बीच जम्मू कश्मीर के सोपोर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है, वहीं एक जवान के जख्मी होने की खबर है। कल से शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं, वहीं एक जवान शहीद हुआ है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता। आतंकवाद के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। हम पूरे विश्व को ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि आतंकवाद सभी के लिए आतंकवाद होता है। रक्षा मंत्री हैदराबाद में भारत डायनामिक लिमिटेड की स्वर्ण जयंती के अवसर पर बोल रहे थे। आतंकवाद जैसे विषय पर हम दुनिया को यह समझाने में कामयाब हुए हैं आतंकवाद न तो अच्छा होता है न और अच्छा या बुरा नहीं होता है, बल्कि आतंकवाद सबके लिए आतंकवाद ही होता है। और इस पर जीरो टॉलरेंस से कम कुछ भी नहीं हो सकता है। यह बात सारी दुनिया को हम लोगों ने बताने में कामयाबी हासिल की है और मैं मानता हूं कि इसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। और जिन लोगों ने वर्षों आतंकवाद को पनपने में सहयोग दिया या परोक्ष रूप से समर्थन दिया, वो भी अब शांति और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होना चाहते हैं। ऐसा उनके द्वारा संकेत दिया जा रहा है। इसमें वेपन पावर का भी बड़ा योगदान है और आपका मिशन स्टेटमेंट द फोर्स बिहाइंड पीस संभवतः इसी बात को इंडिकेट करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता आधारित सोच की वजह से ही पार्टी आज मजबूत स्थिति में है। संसद भवन परिसर में पार्टी के सभी सांसदों के 2 दिनों के अभ्यास वर्ग को उन्होंने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पार्टी के भीतर हर स्तर पर संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कल संबोधन होगा, जबकि प्रधानमंत्री अभ्यास वर्ग के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बीजेपी सांसद 2 दिनों के अभ्यास वर्ग में शिरकत करने के लिए संसद भवन लाइब्रेरी स्थित बाल योगी सभागार में एकत्र हुए। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कम वक्त में ये जीत संगठन की मजबूती की वजह से मिली। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि किसी भी पद पर हों, पर कार्यकर्ता बने रहना अहम बात है। कार्यकर्ता मनोभाव शुड बी केप्ट अलाइव ऑलवेज। Also, and he said that जो MP बनते हैं विदाउट कंसिडरिंग योर एज, आपके मन में, आपके हृदय में जो विद्यार्थी रहता है वो सदैव अलर्ट रहना और सदैव जीवित रहना। उद्घाटन सत्र के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की विचारधारा के बारे में अपनी बात रखी। साथ ही संसदीय प्रक्रिया और सांसद निधि पर महासचिव भूपेंद्र यादव और केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सांसदों को संबोधित किया। बीजेपी इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स एंड आइडियोलॉजी, नॉट बिकॉज ऑफ द लेगेसी ऑफ द वन और अदर फैमिली। Referring to that, it is a organic entity. The team BJP is an organic entity, not the assembled entity. This is the most important coin he has used today. He has coined a special phrase for today's this thing is. रविवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सांसदों की संसद और संसदीय क्षेत्र में भूमिका के विषय पर बोलेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संबोधित करेंगे। इस बार बीजेपी के 129 नए सांसद लोकसभा पहुंचे हैं। इससे पहले 2014 में सूरजकुंड में 2 दिनों का अभ्यास वर्ग हुआ था। केंद्र में बीजेपी की मजबूत सरकार के साथ साथ पिछले कुछ सालों में बीजेपी के संगठन का भी बहुत तेजी से विस्तार हुआ है और इन 2 दिनों के बीजेपी के अभ्यास वर्ग के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनका कहना था कि हर स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में न सिर्फ बेहतर संवाद रहे, बल्कि किसी भी स्तर पर सांसद या फिर मंत्री खुद को सबसे पहले एक कार्यकर्ता समझे। दिल्ली में संसद भवन से जितेंद्र नेगी के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में आज सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सल रोधी अभियान में इस अभियान के डीआईजी पी सुंदरराज ने बताया कि राजनांदगांव जिले के सीतागोटा गांव के पास जंगलों में आज सुबह 6 बजे मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब जिला रिजर्व गार्ड की टीम नक्सल रोधी अभियान पर निकली हुई थी। नक्सलियों के पास से एक AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी है। देश भर में जल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान के पहले महीने में शानदार नतीजे आए हैं। इसमें जुलाई महीने में सूखा पीड़ित इलाकों समेत 256 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा जल संरक्षण, संचय और भूजल स्तर बढ़ाने के उपायों का काम पूरा हो गया है। और इनमें से 1,54,000 जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के उपाय
20,000 पारंपरिक जलाशयों का कायाकल्प, 65,000 से अधिक रीयूज और रिचार्ज ढांचे बनाए गए हैं। इसके अलावा 1,23,000 वाटरशेड विकास परियोजनाओं का काम भी पूरा किया गया है। जल शक्ति अभियान में अब तक 2 करोड़ 64 लाख से ज्यादा लोग भागीदारी बन इस जन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही जल संरक्षण के प्रयासों के तहत 4 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। वर्षा जल संचयन और भूजल संरक्षण के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने 256 जिलों में 1 जुलाई से 15 सितंबर तक जल शक्ति अभियान चला रखा है। बात करते हैं मुंबई की, जहां लगातार भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के नॉर्थ कोंकण इलाके सहित नवी मुंबई और मुंबई में लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों तक भारी बारिश का अनुमान है। मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। भारी बारिश के कारण सेंट्रल रेलवे लाइन पर ट्रेनों की गति काफ़ी धीमी चल रही है। थाने रेलवे स्टेशन सहित कई स्टेशनों पर रेलवे की पटरियों पर बारिश का पानी भर जाने के कारण रेल परिचालन में काफ़ी समस्या आ रही है। रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनें अपने समय से काफ़ी देरी से चल रही हैं। बारिश से बुरी तरह से प्रभावित गुजरात के वडोदरा में अब जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। वहीं गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। सूरत में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। राजकोट, अमरेली, वलसाड, गीर और सोमनाथ में भी बारिश हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कल बाढ़ प्रभावित वडोदरा शहर का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बारिश से जुड़ी घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राहत बचाव कार्यों की विस्तृत चर्चा हुई है। और इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली है और केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने राहत और पुनर्वास प्रयासों में केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश में खरीफ की फसलों की बुआई का काम पूरी तेजी से चल रहा है, जिसे देखते हुए इस बार उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। मॉनसून का ये सीजन बुआई के लिए काफी अच्छा है और इस वक्त अपने चरम पर है। कमजोर मानसून के बीच औसत से ज्यादा हुई बरसात ने खरीफ फसलों के अच्छे उत्पादन की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इस साल जुलाई तक 410 mm बारिश हुई है, जबकि पिछले साल जुलाई तक 458 mm बारिश हो चुकी थी। मानसून का ये सीजन बुआई के लिए काफी अच्छा है और इस वक्त अपने पीक पर है, जिसमें लगभग 688 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुआई की जा चुकी है। चावल की बात करेंगे तो चावल तो जो है पूरा अगस्त तक भी जो है इसकी रोपाई करते रहते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां सितंबर के महीने तक भी जो है उसकी रोपाई चलती रहती है। तो चावल में कोई कमी नहीं रहेगी, चावल का क्षेत्र हमारा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल चावल की फसल में कोई कमी नहीं रहने वाली। दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई अभी कुछ कम चल रही है, लेकिन इसमें अभी 10 से 15 अगस्त तक का समय है। इसमें बुआई के काम को पूरा कर लिया जाएगा। इस मॉनसून में किसानों के बीच एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, जिसमें किसान ज्यादा से ज्यादा मक्के की फसल की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। इस बार जो एक नया देखने को मिला, जो मक्का के क्षेत्र में जो है, मक्का में जो क्षेत्र हमारा बढ़ रहा है, किसानों का रुझान थोड़ा मक्का की तरफ इसलिए बढ़ा है क्योंकि पहले जो मक्का 16-18 रुपये के हिसाब से जो था वो अब बढ़ करके 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो है उसका रेट जैसे बढ़ा है, तो इसीलिए शायद किसानों को की तरफ एक अच्छा ये सिग्नल गया है। तो किसानों का रुझान मक्का की तरफ गया है और मक्का का जो क्षेत्र है वो बढ़ रहा है बाकी राज्यों में। फसलों की बुआई और बेहतर उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से किसानों को पूरी सहायता दी जा रही है, जिसमें खरीफ की फसलों के लिए पहले ही खरीफ कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर किसानों के लिए बीज, खाद,
खरपतवार नाशक और दवाइयों की पूरी व्यवस्था कराई जाती है। इसके साथ ही किसानों और उनकी फसलों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। मॉनसून का ये मौसम सितंबर तक चलेगा, जिसको देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार खरीफ की फसलों का उत्पादन पिछले वर्ष से बेहतर होगा और सरकार द्वारा निर्धारित 2019-20 के लिए उत्पादन लक्ष्य लगभग 290 मिलियन टन को प्राप्त किया जा सकेगा। देरी से आए मानसून के बाद सामान्य से ज़्यादा बारिश ने किसानों के बीच खरीफ की अच्छी फसल के उत्पादन की आस को बढ़ा दिया है, जिसके बाद बुआई का काम 85% तक पूरा हो चुका है और कृषि मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो मानसून खत्म होने से पहले बुआई का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए जन जागरण पर जोर दिया है। उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आउटलुक पोषण अवार्ड के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने पोषण के क्षेत्र में बेहतर शोध और पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले नागरिकों और संस्थाओं को सम्मानित भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश तरक्की की राह पर है, बावजूद इसके बड़ी तादाद में बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषण एक बड़ी समस्या है जिससे निपटने के लिए सरकार और संस्थाओं को साथ आकर काम करना होगा। I would like to stress that every child has a right to receive good nutrition. It is a necessity to address malnutrition in all forms in a life cycle approach with a focus on first 1,000 days of life. We need to build on the numerous best practices, evidences and models to eradicate malnutrition. Special focus should be on pregnant and lactating mothers to build future potential and see a new generation of citizens empowered with maximum physical and mental potentiality. The government and development partners need to come together on a common platform, work for this national cause. Greater allocation of corporate social responsibility funds must go for nutrition-related interventions. सांसदों को भी अपनी संसदीय निधि का प्रयोग पोषण बढ़ाने वाले कार्यों में करना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को अपने निवास पर फिल्म बाटला हाउस के किरदारों के साथ मुलाकात की। इस फिल्म में जॉन अब्राहम और मृणाल ठाकुर मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म के निर्देशक निखिल आडवाणी हैं। ये फिल्म सितंबर 2008 को हुए बाटला एनकाउंटर पर आधारित है और 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। नई दिल्ली में 10वां इंडियन मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया गया। MBAuniverse.com ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आयोजन के दूसरे दिन समापन के मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत शिक्षा के स्तर पर 1800 सालों से सौभाग्यशाली है और कई प्रतिष्ठित वैश्विक बिजनेस स्कूल भारतीयों के नेतृत्व में हैं। इस बार आयोजन की थीम रही इफेक्टिव MBA फैकल्टी फॉर 21st Century Management Education। इसमें कई MBA यूनिवर्सिटीज ने भाग लिया। Many reputed global business schools have been led by Indians who have received their know-how and training in India. For instance, many others, I would particularly like to mention Mr. Raghuram Rajan takes management classes at the Chicago Booth School, University of Chicago. मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर को शनिवार को फिर से उनके देश भेज दिया गया। गुरुवार को गफूर एक नाव के जरिए समुद्री मार्ग से यहां पहुंचे थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मालदीव के सुरक्षा बलों को आज सुबह उनके साथ आए 9 क्रू मेंबर्स के साथ ही प्रत्यर्पित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा भारतीय सुरक्षा बलों ने मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके देश की सुरक्षा बलों को सौंप दिया। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एक नया फीचर जारी कर रहा है। इंडियन यूजर्स को भी ये फीचर्स मिलने शुरू हो गए हैं। दरअसल व्हाट्सएप का ये फीचर फेक न्यूज़ और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है। व्हाट्सएप का नया फीचर फ्रीक्वेंटली फॉरवर्डेड मैसेज के लिए है। ये फीचर एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स को दिया जाएगा।
इस फीचर के तहत यूजर्स ये जान पाएंगे कि मैसेज फॉरवर्ड होने की फ्रीक्वेंसी क्या है। 5 बार से ज्यादा किए गए फॉरवर्ड मैसेज पर ये लेबल दिखेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।